नमस्कार मित्रों। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इतिहास की बुक 11वीं और 12वीं की बुक से जो प्रश्न बनते हैं उनका महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस दिशा में विकसित हुई थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता जो हुई थी विकसित, वो हुई थी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी के किनारे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था? तो भारत में सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे विकसित सभ्यता क्या कहलाते हैं? तो कौन सी, क्या नाम है उस सभ्यता का? सिंधु सरस्वती सभ्यता। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास एवं संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मित्रों? तो वह सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, भारत में वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? तो भारत में वेदों की रचना हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी को कितनी नदियों की माता माना गया है? तो 6 नदियों की माता माना गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति का जन्म और विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना गया है? तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी कहाँ जाकर गिरती थी? तो सरस्वती नदी कहाँ पर जाकर गिरती थी? कच्छ की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी किस नाम से हुई थी? तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का कार्य दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो पाकिस्तान में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आगे महत्वपूर्ण सभ्यताओं की खोज और उनकी विशेषताएं देखते हैं मित्रों। तो इसमें पहली है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। आगे महत्वपूर्ण खोज, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार और बैलगाड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई है। अगले महत्वपूर्ण, मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में, और यहाँ पर विशेष है पाकिस्तान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर जो विशेष है, यहाँ से जो प्राप्त हुए विशाल अन्नागार, स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति महादेव की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे मित्रों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? जैसे दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बने हुए कपड़े। अगला है सुतकांगे डोर स्टेन के द्वारा खोजा गया था और 1929 में, और ये कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। ये इस स्थान को मित्रों सबसे पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है सिंधु सभ्यता का, और यहाँ से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र की जानकारी मिलती है। अगला है मित्रों चनूदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार के द्वारा 1931 में सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में हुई थी, और यहाँ से चनूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं चनूदड़ो से। अगला है आमरी स्थल, और ये आमरी स्थल की खोज एन.जी. मजूमदार के द्वारा 1935 में की गई थी सिंधु नदी के तट पर, और यहाँ पर हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। आमरी जो स्थल है वहाँ से हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है मित्रों
कालीबंगा, और कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और इसमें ये कालीबंगा जो सभ्यता है ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी के हल प्राप्त हुए हैं। अगला है लोथल। लोथल स्थल की खोज R.S. राव के द्वारा 1953 में की गई थी और ये गुजरात के केम्बे की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ और शतरंज खेल के प्रमाण मिले हैं। अगला है मित्रों सुरकोटड़ा। और सुरकोटड़ा की जो खोज की गई थी J.P. जोशी के द्वारा की गई थी 1964 में, और ये सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है और यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ एवं मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अगला स्थल है बनावली, और बनावली की खोज की गई थी R.S. विस्ट के द्वारा 1974 में और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यहाँ से भी मनके जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगला स्थल है धोलावीरा, और धोलावीरा की जो खोज की गई थी R.S. विस्ट के द्वारा 1985 में की गई थी। ये धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से जल निकासी, प्रबंधन और जल कुंड के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल भारत में कहाँ पाए गए हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मिले हैं। अगला प्रश्न है बलूचिस्तान पाकिस्तान सिंधु सभ्यता घाटी सिंधु सभ्यता के कौन से स्थान पाए गए हैं? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से सिंधु सभ्यता कौन से स्थल खोजे गए हैं? वो खोजे गए सुतकांगेडोर, सुतकाको और बालाकोट। अगला प्रश्न है पंजाब पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल पाए गए हैं? तो पंजाब प्रांत के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से कौन कौन से हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान, डेरी, सरायखोला और गनेरीवाल खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है सिंध प्रांत पाकिस्तान का सिंध जो प्रांत है वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से मिले हैं? तो सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीजी और जुदीर जोदड़ो यहाँ से सिंध प्रांत से मिले हैं। अगला प्रश्न है भारत के पंजाब में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो पंजाब से कौन कौन से सिंधु स्थल पाए गए हैं? रोपड़, कोटला, नियांग खान और संघोल यहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न है भारत के हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो हरियाणा से कौन कौन से स्थल पाए गए हैं? एक तो बनावली, मीठाफल और राखीगढ़ी हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत में के जम्मू कश्मीर में कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो मांडा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर का क्षेत्र स्थान इसे माना गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है? तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है कालीबंगा और दूसरा सोनती सभ्यता बीकानेर को भी माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कहाँ से मिला है? तो कौन सा मिला है? वो है आलमगीरपुर, मेरठ, हुलास, सहारनपुर से, और ये सबसे पूर्व का स्थल इसे माना गया है। अगला प्रश्न है गुजरात में सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं? तो गुजरात से कौन कौन से? रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, रोजदी, देसलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, भगतराव और धोलावीरा गुजरात के प्रमुख स्थल हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो दाहिमाबाद महाराष्ट्र से जो सबसे दक्षिण में खोजा गया स्थल माना गया है। अगला प्रश्न है नवीन गणना के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता के कितने स्थल खोजे गए हैं? तो नवीन गणना के अनुसार 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो भारत में कुल खोजे गए स्थल है 917।
अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल? मात्र 2 स्थल खोजे गए मित्रों। इसको विशेष को याद रखना कि अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र 2 स्थल खोजे गए, शोरतगुई और मुंडी घाट। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कितने स्थल हैं? तो पाकिस्तान में 481 स्थल खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा है? तो उत्तर में सबसे पहले मैंने बता दिया है दोस्तों, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा क्षेत्र सबसे उत्तर में खोजा गया स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के दक्षिण सीमा कौन सी थी? तो दक्षिण सीमा भी बता दिया था मित्रों, दायमाबाद, अहमदाबाद, गुजरात। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, यूपी में, हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? सूतकांगेडोर, पाकिस्तान का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर मानी गई है पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 1400 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वर्तमान में भौगोलिक विस्तार कितना है? तो वर्तमान में भौगोलिक विस्तार एनसीईआरटी की बुक के अनुसार 15 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन मित्रों हम गाइडों में और कहीं पे भी देखते हैं तो वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर मिलता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है? तो ये कहा है अनेक्स मैके के द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्टिमर व्हीलर सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है। तो मार्टी व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का जो काल बताया है वो बताया है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन पद्धति, जिसे हम C14 के नाम से भी जानते हैं मित्रों, कार्बन 14, तो रेडियो कार्बन पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम ज्ञात होता है। कहाँ से कहाँ तक? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, नवीन तथ्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यक्रम 5000 से 3000 ईसा पूर्व माना गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता कौन सी है? तो वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सबसे अनूठी विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे अनूठी विशेषता है सुनियोजित नगर मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नगर की किस दिशा में ईंट से बने एक चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग निर्मित है? तो वो है पश्चिमी। ये ईंटों से बना दुर्ग है मित्रों, तो चबूतरा जो बना हुआ उसे पश्चिमी का भाग कहा गया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस दिशा में नगर बसे हुए? तो पश्चिम दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, गढ़ी या दुर्ग में कौन निवास करते हैं? कौन निवास करते हैं? तो यहाँ पर पुरोहित अथवा शासक निवास करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता की सड़कों की लंबाई चौड़ाई होती थी? तो लंबाई 9 फीट से 34 फीट तक लंबाई चौड़ाई होती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर मिले हैं उनका आकार कैसा था? बड़े आकार के घर यहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की विशेषता है? तो घरों की विशेषता मित्रों, घर के बीच आंगन, 4-5 कमरे, प्रत्येक घर में स्नानागार और पानी की निकासी के लिए नालियाँ, कुएं बने होते थे। ये विशेषता है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के लोग सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नालियों की चौड़ाई होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की नालियों की चौड़ाई होती थी मित्रों 1 से 2.2 मीटर तक। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता में मिले मकानों में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया है? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी घाटी की नालियों की विशेषता है? तो नालियों की विशेषता क्या है? घरों की नालियाँ मुख्य नालियों से
मिलती थी और नालियाँ प्राय ढकी हुई होती थी। अगला प्रश्न है, नगरीय सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता का प्रतीक हैं। तो नगरीय सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता का प्रतीक है सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकास व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के किस शहर में भी सिंधु घाटी सभ्यता देसी नालियों की व्यवस्था देसी नहीं है मित्रों, देसी नालियों की व्यवस्था नहीं थी, तो वो पेरिस। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहाँ बंदरगाह या गोदी के अवशेष मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से हमें विशाल स्टेडियम या जलाशय के अवशेष मिले हैं। तो धौलावीरा से विशाल स्टेडियम व जलाशय के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का मुख्य रूप से व्यवसाय या कौन कौन से वर्ण मिलते थे। तो वहाँ पर सुनार, कुंभकार, दस्तकार आदि वर्ण थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार किस प्रकार के होते थे। तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के परिवार होते थे? एकल परिवार होते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सबसे ज़्यादा किन की मूर्तियाँ मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक नारियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार व्यवस्था थी, मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी। मित्रों, अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है DR सर बाई हिस्ट्री GK। इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे मित्रों, तो इसलिए आप साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य भोजन कौन सा था। तो मुख्य भोजन था गेहूँ, जौ, चावल, दूध, फल एवं मांस। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग कौन कौन से फलों का उपयोग करते थे। तो अनार, नारियल, नींबू, खरबूज और तरबूज का सेवन करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन पशुओं को भोजन के रूप में उपयोग करते थे। तो भोजन के रूप में कौन कौन से पशुओं का उपयोग करते थे मित्रों। तो ये करते थे भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बतख, कछुआ आदि। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज व मसाले पीसने के लिए उपयोग करते थे सिल और भट्टे का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख आभूषण कौन कौन से। तो मस्तकाभूषण, कंठहार, कुंडल, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, कटिबंध और पायजेब आदि मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता से किस प्रकार के खिलौने मिले हैं। तो मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से खेल के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर चौसर खेलने का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से वाद्य यंत्रों से परिचित थे। तो सारंगी और वीणा से परिचित थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता था। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता था। अगला प्रश्न है, जौ के उत्पादन के प्रमाण कहाँ से मिले। तो जौ के उत्पादन के प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न क्या था। तो मुख्य खाद्यान्न था गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र किसके बने होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र बने होते थे कपास के। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यवसाय था वस्त्र का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, सिंधु क्षेत्र में उपज होने के कारण यूनानियों ने कपास के लिए किस शब्द का उपयोग किया था। तो कपास के लिए सिंडन का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कौन से पशु पालते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से घोड़े के 3 मिट्टी की मूर्तियाँ एक बड़ा जबड़ा मिला है। तो लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा बनाया जाता था, तांबे के साथ टीन मिलाकर के कांस्य का निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से तांबे के हथियार मिले हैं। तो यहाँ से तांबे के हथियार मिले उस्त्रा, छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी,
चाकू, तलवार आदि यहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ से मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है? तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल और चनूदलो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके किसके बनाए जाते थे? तो मनके सोने चांदी के और सेल खड़ी मिट्टी के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चा माल कहाँ से मंगवाया जाता था? तो कच्चा माल राजस्थान, गुजरात, सिंध, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया से मंगवाया जाता था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में किन स्थानों की चर्चा की गई? तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में दिलमन, मगान और मेलुहा की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, मेलुहा शब्द किस देश के लिए प्रयोग हुआ है? तो मेलुहा शब्द हुआ है भारत देश के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में व्यापार की प्रणाली थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में माप तोल की गई थी? माप तोल की प्रणाली कौन सी थी? 16 के अनुपात में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी, पशुपति शिव, मूर्ति पूजा, वृक्ष की पूजा, अग्नि पूजा और जल पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, कहाँ से हमें अग्निकुंड के अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई? तो अग्निकुंड की अग्नि वेदिकाएँ राखीगढ़ी और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो की मोहर पर किसकी आकृति मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है पशुपति शिव की आकृति। पशुपति शिव के चारों ओर कौन कौन से पशु दिखाए गए हैं? तो पशुपति शिव के चारों ओर हाथी, चीता, भैंसा, गेंडा और आसन के नीचे हिरण का चित्र दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिव के कितने रूप दर्शाए गए हैं? तो शिव के 3 रूप दर्शाए गए, त्रिमुख रूप, पशुपति रूप और योगेश्वर रूप। 3 रूप दिखाए गए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएँ मिली है? तो वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएँ बनावली और राखीगढ़ी से मिली है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ताबीज पहनते थे वह बने होते थे मिट्टी और तांबे के बने होते थे। अगला प्रश्न है, मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शवों का क्रियाकर्म कितने प्रकार से करते थे? तो शवों का क्रियाक्रम कितने प्रकार से करते थे? 3 प्रकार से, पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाहकर्म। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की खंडित मानव मूर्ति किस प्रकार की शाल ओढ़े हुए हैं? तो ये त्रिफुली आकृति की शाल ओढ़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। नर्तकी की यह मूर्ति किस विधि से बनाई गई है? तो नर्तकी की मूर्ति मोम विधि से बनाई गई है। अगला प्रश्न है, कांस्य से निर्मित रथ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कांस्य से निर्मित रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है दहिमाबाद से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो मोहरें मिली है उसमें अंकित लेख कितने अक्षर के हैं? तो 3 से 8 अक्षर के लेख मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस से निर्मित थी? तो सेल खड़ी से निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति है? तो सबसे अधिक कुबड़ विहीन बैल की आकृति है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक 25 से अधिक अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। सबसे लंबा अभिलेख कितने अक्षरों का है? तो सबसे लंबा अभिलेख 17 अक्षरों का मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अब तक कितने चित्रों की पहचान की जा चुकी है? तो सिंधु सभ्यता से अब तक 419 चित्रों की पहचान की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, कहाँ से मिला अभिलेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सभ्यता में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखा जाता, तो ये मिला कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक धर्म को स्रोत धर्म या सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। वैदिक धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो वैदिक धर्म के अनुयायी आर्य या हिंदू कहलाते हैं। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम होता है। अगला प्रश्न है, वेद है अपौरुषेय,
पुरुषों के द्वारा निर्मित नहीं है, अपौरुषेय इसे कहा गया है। अगला प्रश्न है, वेदों के मंत्र दृष्टांतों की संख्या कितनी है? वेदों में मंत्र और दृष्टांतों की संख्या 300 मानी गई है। वेदों में कितनी संहित है? तो कितनी संहित है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथ। अगला प्रश्न है, वेदांग की संख्या है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये वेदों की संख्या है। अगला प्रश्न है, उपवेद की संख्या कितनी है? तो उपवेद की संख्या है 4। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद मिलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। तो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट जिसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विश्व की विवेचना की जाए कहलाते हैं आरण्यक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञात अनुभूतियों की चरम व्यवस्था का वर्णन करने वाले ग्रंथ कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई? 108 बताए गए। और प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? तो प्रमुख उपनिषद है मित्रों ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये प्रमुख उपनिषद माने गए हैं। अगला प्रश्न है, जिन ग्रंथों में वैदिक यज्ञ का विधान वर्णित हो कहलाते हैं। तो सूत्र ग्रंथ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सूत्र ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो सूत्र ग्रंथों की संख्या कितनी है? 3। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अगला प्रश्न है, वैदिक वांग में को समझने के लिए विकसित सहायक अंगों को कहते हैं। तो उसे वेदांग कहते हैं। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार एक समय में एक देवता की उपासना करना कहलाता है एकेश्वरवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था को विभाजित किया गया है 4 भागों में। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रमों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए गए? तो हिंदू धर्म में संस्कार बताए गए हैं 16 संस्कार। तो संस्कारों की ट्रिक आप देख सकते हैं जा करके मित्रों। ट्रिक के माध्यम से मैंने 16 संस्कार पढ़ा रखे हैं, तो एक बार जरूर देखें। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के चौथे महीने में जब पिता बच्चे को जच्चा घर से बाहर जाता है तो कौन सा संस्कार कहलाता है? तो ये जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अगला प्रश्न है, अन्न प्राशन संस्कार कितने माह के बच्चे के लिए किया जाता है? तो वो जन्म के 6ठे माह में किया जाता है। तो संस्कारों को तो आप वहाँ पर वीडियो में जाकर के देख सकते हैं मित्रों। पूरे संस्कार वहाँ पर मिल जाएंगे। संस्कारों को आप नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वैदिक धर्म में स्त्री को माना जाता था। तो स्त्री को शक्ति माना जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म में स्त्री को माना जाता था शक्ति। डबल रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है 100 हाथों से अर्जित कर और हजारों हाथों से बांट दे? तो ये किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। जैन धर्म के विकास में योगदान देने वाले महात्मा कहलाते हैं तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर का अर्थ है तीर्थ की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वो थे 24वें तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों में मिलता है? तो जैन धर्म के ऋषभ देव का मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो जैन धर्म की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के जिन शब्द का अर्थ होता है जीतना। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो पार्श्वनाथ के पिता थे काशी के राजा अश्वसेन। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की
माता का क्या नाम था? तो पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था? पार्श्वनाथ की पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ के कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 83 दिन की तपस्या के बाद समेध पर्वत शिखर में। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं निर्ग्रंथ। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का प्रभाव कहाँ तक फैला हुआ है? मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, अफगान, साइबेरिया तक इनका प्रभाव फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किस तीर्थंकर को जैन धर्म सुधारक कहा जाता है? तो जैन धर्म सुधारक कहा जाता है महावीर स्वामी को। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली के निकट हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता पिता कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग के कितने वर्ष तक वस्त्र धारण नहीं किए थे? तो 13 वर्ष तक वस्त्र धारण नहीं किए थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई रिजुपालिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर स्वामी ज्ञान का प्रचार करने के लिए वर्ष में कितने महीने भ्रमण किया करते थे? तो वो किया करते 8 महीने। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में महावीर स्वामी क्या करते थे? तो वर्षा ऋतु में महावीर स्वामी क्या करते थे? एक स्थान पर निवास करते थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना देह त्याग किया था पावापुरी में अपना देह त्याग किया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की शिक्षाओं की जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है? तो जैन धर्म की शिक्षाओं की जानकारी हमें मिलती है आगम साहित्यों से। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के भिक्षुकों के लिए कितने व्रत दिए थे? पार्श्वनाथ के भिक्षुकों के लिए दिए थे 4 व्रत। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के आगम साहित्य की संख्या कितनी बताई गई है? तो कितनी मानी गई है? 12 आगम साहित्य की संख्या मानी गई है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में जीवन का मुख्य लक्ष्य बताया गया है मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग बताए गए हैं? तो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार 3 रत्नों के अनुसरण करने पर कर्मों का जीव की ओर भाव रुक जाता है, इसे क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, साधना से संचित कर्म नष्ट होने लगते हैं, इस अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति जीव के कर्म पूर्ण रूप से समाप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति मिलती है या ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म कितने भागों में विभाजित है? तो जैन धर्म कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में, और वो है श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, और जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी पर्वत पर जैन धर्म की कितनी गुफाएं मिली है? तो जैन धर्म की 35 गुफाएं मिली हैं। जैन धर्म से संबंधित खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जैन धर्म से संबंधित खजुराहो मंदिर है मध्य भारत MP और राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से मंदिर जैन धर्म के प्रसिद्ध हैं? तो जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से राजस्थान में? देलवाड़ा और रणकपुर का जैन मंदिर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित कर्नाटक में कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है? तो श्रवणबेलगोला पर्वत पर स्थित बाहुबली की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। मित्रों, ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम था? तो महात्मा बुद्ध के माता और पिता का नाम था शुद्धोधन और महामाया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की माता का निधन
के जन्म के कितने दिन बाद हुआ था? तो 7 दिन के बाद महात्मा बुद्ध की माता का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? मौसी गौतमी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी? तो ये कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में किससे हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले किसके दर्शन किए थे? तो वृद्ध व्यक्ति के दर्शन किए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने दूसरी बार किसको देखा था? दूसरी बार देखा था बीमार व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने तीसरी बार किसे देखा था? तो मृतक को देखा था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने चौथी बार किसे देखा था? तो चौथी बार एक सन्यासी को खुश मुखी अवस्था में देखा था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने कितने आयु में प्राण त्याग दिए थे? तो 29 वर्ष की आयु में प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले कहाँ गए थे? तो अलार कलाम नामक तपस्वी के आश्रम में गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को कहाँ पर 5 ब्राह्मण साधक संघ मिले थे? तो बोध गया में 5 ब्राह्मण साधक संघ मिले थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न है, पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कहा जाता है बोधि वृक्ष। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान कहलाता है बोध गया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को ज्ञान दिया, ये घटना क्या कहलाती है? इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के प्राण त्यागने की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ था? तो भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, कोरिया, नेपाल, मंचूरिया, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया और वियतनाम में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने राज्य में बौद्ध धर्म घोषित किया था? तो बौद्ध धर्म घोषित किया था अशोक और कनिष्क ने। चीनी यात्री हेनसांग ने कितने बौद्ध विहार उल्लेख किया है? कितने बौद्ध विहारों को उल्लेख किया है? चीनी यात्री हेनसांग ने 10,000 बौद्ध विहारों को उल्लेख किया है। 10,000 बौद्ध विहार में कितने बौद्ध भिक्षु रहते थे? 75,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था नालंदा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में की गुफा में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद 383 ईस्वी में वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति किस ग्रंथ का संकलन किया था? तीसरी बौद्ध संगति में कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया था। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुषाण शासक कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।